नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लहर पटना। दोस्तों, बिहार में चुनावी माहौल है। जोरदार ढंग से हर एक दल ने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार अभियान चला रहे हैं। 5-6 दिन बाद ही एक पहले चरण का मतदान है और आज बिहार के सबसे प्रमुख दल मतलब सत्ताधारी दल एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसी विषय पर बात करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार पांडे सर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद आपको भी। पटना में आपका हार्दिक स्वागत सर। सर, आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आज हम आपसे उसी विषय पर बात करने के लिए आए हैं सर, आज जो एनडीए ने घोषणा पत्र संयुक्त रूप से जारी किया है उसमें शुरुआत में ही बिहार में युवाओं के लिए रोजगार की बात की है। 1 करोड़ रोजगार देने की बात की है। तो सर, हम उसके पिछले जो विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र पर नजर डालेंगे सर, उसमें मतलब ऐसी बातें नहीं थी। उसमें मुफ्त में हम क्या क्या देंगे, घोषणा रोजगार की भी हुई थी। 5 लाख रोजगार देंगे हम आपको हर साल 1 लाख। इस बार सर ऐसी क्या बात हुई है जो एनडीए को बिहार में रोजगार की बात करनी पड़ी है? देखिए राजेश जी, आज जो घोषणा पत्र सत्तारूढ़ एनडीए ने जारी किया है, ये आपने ठीक ही कहा कि 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। ये पहले चरण का मतदान होगा और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। 14 नवंबर को नतीजे कोई ठीक ही कहा आपने कि मतदान के अब पहले चरण के मतदान जब 4 तारीख तक ही प्रचार होना है, उसके पहले आज चुनाव घोषणा पत्र जिसका इंतजार हो रहा था। और इंतजार भी हो क्यों नहीं, इसलिए कि महागठबंधन की ओर से 28 अक्टूबर को संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ है, जिसको तेजस्वी का प्रण कहा गया। वो तेजस्वी महागठबंधन के सीएम के चेहरा हैं और राजद के नेता हैं, तो एक दबाव था। और उसमें भी जो आपने आज रोजगार की भी बात की, तो महागठबंधन ने भी नौकरी और रोजगार की बात की। ये तो इस चुनाव से नहीं, पिछले विधानसभा के चुनाव से ही बिहार में नौकरी और रोजगार एक प्रमुख चुनावी मुद्दा हो गया। और हो क्यों नहीं, देखिए बिहार की पहचान क्या है। बिहार में लोग यहाँ से मजदूरों का पलायन होता है। कोई ऑन एब्सेंट 50 लाख से अधिक मजदूर हर साल पलायन करते हैं। रोजी रोटी के देश के कोने कोने में लोग जाते हैं। तो कोरोना काल में उस समय जब बिहार लोग लौट रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को भरोसा दिलाया कि भाई आप जो लोग रोजी रोटी के लिए 10,000 15,000 के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए हम प्रदेश में एक परिस्थिति बनाएंगे कि लोगों को फिर नहीं जाना पड़ा। लेकिन हुआ कुछ नहीं। कोरोना का वो पीरियड सामान हुआ तो फिर उसी तरह से लोग यहाँ जाने के लिए विवश थे। तो इस चुनाव में नौकरी और रोजगार एक मुद्दा फिर बना हुआ है। और आज एनडीए के घोषणा पत्र में कहा गया कि जो पहले भी नीतीश कुमार कह चुके थे कि 25 से 30 तक वो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दें। और फिर नौकरी रोजगार के साथ मुफ्त। देखिए इस चुनाव में मानता हूँ 3 एम फैक्टर काम कर रहा है एनडीए के लिए। वो पहला है मुफ्त की योजनाएं, वो फिर उसके बाद है महिला केंद्रित योजनाओं के बूते ही नीतीश कुमार को बिहार में ये 9 बार जो चीफ मिनिस्टर बने और 4 टर्म जिसको कहा जाए, 4 टर्म वो 4 चुनाव जीतते रहे। उसका कारण महिला भी रहा है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं के लिए कई राहत सुविधा दी, इसका लाभ उनको मिलता रहा। और फिर मुफ्त की योजना जिसके खिलाफ नीतीश कुमार खुद हुआ करते थे, चाहे वो मुफ्त बिजली देने की बात हो या कोई मुफ्त की रेवड़ी बांटने की बात। न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि भी प्रधानमंत्री भी मुफ्त योजनाओं की आलोचना करते थे, हिमायती नहीं थे। लेकिन खुद कोरोना पीरियड से जो 5 किलो अनाज हर परिवार व्यक्ति को दिया जा रहा है 80 करोड़ परिवारों को, तो ये 3 एम फैक्टर काम जो बताया मैंने आपसे कि महिला केंद्रित, महिला और मंदिर। जैसे राम मंदिर एक मुद्दा रहा बीजेपी के लिए, कई लोकसभा चुनाव में और यूपी के चुनाव में लाभ मिलता रहा। और बिहार में ही सीतामढ़ी में, जहाँ सीता की जन्म स्थली है, वहाँ
850 करोड़ की लागत से भव्य सीतापुरम बनने जा रहा है, वो 5 साल में मंदिर बन के तैयार होगा। ये आज की चुनाव घोषणा पत्र की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार, महिलाओं के लिए मुफ्त की योजना जो अभी 10-10 हजार रुपए, अभी कोई 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं को उनके खाते में स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत लोग इसका एक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो 400 करोड़ की पेंशन थी उसको 1100 करोड़ किया गया। तो आज के इस घोषणा पत्र में कुछ जो खास बातें थी मैंने उसका उल्लेख किया। इसके साथ फिर यहाँ कभी मुख्यमंत्री ही कहा करते थे कि भाई यहाँ तो लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ तो कोई फैक्ट्री का गुंजाइश नहीं है, लेकिन आज के घोषणा पत्र में हर जिला में फैक्ट्री लगाने, कृषि आधारित उद्योग को विस्तार देने का भरोसा दिया गया है। किसानों का जो डिस्ट्रेस करते हैं उसके लिए कहा गया है कि हर पंचायत में हम MSP पर धान, गेहूं, दलहन, मक्का की खरीद करेंगे, इसका केंद्र खोलने की व्यवस्था करेंगे। इवन एक सब बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा किसानों के लिए किया अभी केंद्र सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6-6 हजार रुपए दिए जाते हैं किस्तों में। बिहार सरकार ने कहा है कि सत्ता में हम फिर वापसी मेरी हुई तो हम 3000 रुपए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को देंगे, मतलब बिहार के किसान को 9000 रुपए वार्षिक मिला करेंगे। ये एक बड़ी घोषणा है और ये कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान योजना के माध्यम से अति पिछड़ा को साधने का भी एक मैं मानता हूँ कि एनडीए का प्रयास है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए तो उन्होंने कर्पूरी ग्राम से ही, कर्पूरी ठाकुर जी के ही गांव से, पैतृक गांव से उन्होंने यहाँ चुनाव प्रचार का श्री गणेश किया और उसके कबल आपको ये भी मालूम होगा कि लोकसभा के चुनाव में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था। तो ये कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि अति पिछड़ों को साधने के लिए एनडीए ने भरसक कोशिश की। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वोट बैंक पर उनका प्रभाव भी माना जाता है। बिहार में 112 अति पिछड़ी जातियां हैं, 36% आबादी है। उसको साधने के लिए एनडीए के आज के घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि हम उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे और उस सब लोगों को एक समूह में 10-10 लाख की सहायता भी की योजना शुरू करेंगे। महिलाओं के लिए उसी तरह से 1 करोड़ लाखपति महिला बनाने का लक्ष्य है और इसके बाद फिर करोड़पति महिला भी बने, जो अभी बिहार में खासकर 12.5 लाख जीविका दीदिया समूह है, उसके माध्यम से जो 1.25 लाख 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। उन्हीं लोगों को ये 10-10 हजार रुपया में भी दिया गया है। तो कुल मिला जुला करके मैं मानता हूं कि आज के चुनाव घोषणा पत्र में जैसे राजद ने अपने घोषणा पत्र में 1.25 करोड़ 1 करोड़ 25 लाख नौकरी रोजगार देने की बात की और उससे एक बड़ी बात कह दी, वो ये कि कहा कि भाई हम हर घर में परिवार, बिहार के हर घर परिवार में एक सरकारी नौकरी करने वाला हो, हम 20 महीना के अंदर इस तरह का नीति नियम बना करके करेंगे। जिसके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है कोई किसी का, तो एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। हालांकि इस योजना को लोग थोड़ा सा बहुत लॉजिकल नहीं मान रहे हैं, इसलिए कि बिहार में सरकारी नौकरी का स्कोप कितना है, 2% ही लोगों को नौकरी, 18 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है। अब उसमें जो बातें की है वो एक अलग विषय है, उसके औचित्य पर सवाल उठेगा। लेकिन नौकरी और रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो गया है और ये 2020 के चुनाव में भी राजद की ओर से तेजस्वी ने ये घोषणा की थी कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और कैबिनेट की पहली बैठक में ये फैसला लेंगे। हालांकि सत्ता में नहीं मिली, विपक्ष में बैठा राजद, लेकिन बाद में जब फिर राजद के साथ सत्ता में यदि राजद को सत्ता में सहभागिता मिल गई 17 महीने और उसके बाद निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने नौकरी को एक मुद्दा बनाया और तब से फिर शिक्षकों की नौकरी हुई बीपीएससी के माध्यम से, कोई 2 लाख से अधिक बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक की नियुक्ति हुई। जो नियोजित शिक्षक 3.5 लाख काम कर रहे थे उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया है। ये सारा श्रेय तेजस्वी खुद लिया करते हैं कि भाई हम सत्ता में आए, ये 17 साल बनाम 17 महीना जो उपलब्धि गिनाते हैं उसी के काट में नीतीश कुमार का कहते हैं कि ये तो मेरी पुरानी योजना थी। हमने पहले भी कहा था 2020 के चुनाव में कि 19 लाख रोजगार देंगे और उस समय तो आपको ये भी मालूम हो कि जदयू और बीजेपी ने अलग घोषणा पत्र जारी किया था और उस घोषणा पत्र में बीजेपी ने तो 19 लाख रोजगार देने की बात की थी और उसी में कहा था कि 4 लाख हम नौकरी देंगे। लेकिन जदयू के घोषणा पत्र में 19 लाख रोजगार देने की बात थी।
तो नौकरी रोजगार बिहार में एक मुद्दा बना हुआ है जो बिहार के लिए जरूरत भी है। और बिहार में हर हाथ को अभी तो कहा है एनडीए ने कि हर घर में रोजगार और नौकरी की व्यवस्था हम करेंगे, हर जिला में फैक्ट्री खोलेंगे, जिसके बारे में खुद मुख्यमंत्री पहले कहते थे। इस फ्रंट पर मैं मानता हूँ कि नीतीश सरकार लॉन्गेस्ट पीरियड की सरकार हो गई है, 9 बार चीफ मिनिस्टर बने नीतीश कुमार, लेकिन उद्योग के सवाल पर तो सचमुच जो सवाल उठना लाजमी है। उद्योग के फ्रंट पर इस सरकार की कोई बहुत विशेष उपलब्धि नहीं रही। कोई नए उद्योग तो बड़े खुले नहीं, हाँ कुछ जिसको आप कह सकते हैं कि अभी प्राइवेट सेक्टर में कुछ उद्योग खुले हैं। मैं तो देख रहा था कल प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर थे तो उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ से अधिक हमने स्टार्टअप में बिहार में इन्वेस्ट किया है। तो ये तो रोजगार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन नौकरी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। लगे हाथ राजद ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देंगे। एक और बड़ी बात कर दी बिहार में बटेदारी को लेकर के। बिहार में माना जाता है कि 35 लाख से अधिक बटेदार हैं जिनके पास खुद की अपनी जमीन नहीं है, रैयतों की जमीन को बटेदारी करते हैं। उसके लिए कहा है कि उनको पहचान पत्र देंगे, उनको फसल बीमा का लाभ मिले, उनको फसल क्षति का लाभ मिले। ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। अब मुझे लगता है कि महागठबंधन में जो खासकर वाम दल शामिल है इसके कारण ये स्वीकार करना पड़ा है। अब एक अलग है कि ये मुद्दा कितना इसको राजद अमली जामा पहुंचा पाएगा, खैर कि बड़ा सेंसिटिव इशू माना जाता है। ये तो नीतीश कुमार भी पावर में आए थे तो बंधुओपाध्याय कमीशन लागू किए थे, भूमि सुधार लागू करने की बात की थी, और बंगाल में जैसे बरगा कानून को लागू करके किया गया, वहाँ भूमिहीनों को जो लाभ अधिकार दिए गए बिहार में करने की बात हुई थी, नहीं हो पाया। लेकिन राजद ने अपने घोषणा पत्र में, महागठबंधन ने जो तेजस्वी का प्रण करके ये भी एक वायदा किया। तो आज एनडीए के संकल्प पत्र में बिहार की तस्वीर बदलने का एक फिर से नया सपना दिखाया गया है। अब इस चुनाव के बाद शिक्षकों की नियुक्ति फिर होने वाली है। टीआर 4 के तहत अब डोमिसाइल नीति भी लागू हो गई है। लड़कियों के लिए जो खास करके यहाँ 35% सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण लागू है, वो सरकार ने भरोसा दिलाया है कि अब 100% सिर्फ बिहारी लड़कियाँ डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। पुरुषों के लिए भी डोमिसाइल नीति लागू हो, कहिए 85-90% अब बिहार में ये डोमिसाइल नीति पिछली बार भी जब शिक्षक की पहली नियुक्ति हो रही थी तो लागू करने की बात हुई थी जब बीपीएससी, लेकिन तब नीतीश कुमार उस समय महागठबंधन के साथ थे। इंडिया अलायंस बनाने की पहल नीतीश कुमार ने की थी और कहा जाता है कि उसमें वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, तो डोमिसाइल नीति लागू करने का डिसीजन करके उसको विड्रॉ कर लिए थे। हालांकि इसका बड़ा भारी विरोध भी हुआ था, लेकिन चलिए अब उन्होंने जब ये शिक्षक नियुक्ति की कार्रवाई जो चौथे चरण में होने जा रही है चुनाव बाद, उसमें डोमिसाइल नीति अब लागू बिहार में होगी। मिला जुला करके मुझे लगता है कि आज के घोषणा पत्र में बिहार को बदले, यहाँ कनेक्टिविटी बढ़ेगा, 10 शहरों में एयरपोर्ट का विस्तार होगा, 7 एक्सप्रेस वे बनेंगे, और जो मैंने आपसे कहा कि यूथ के लिए, महिला के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ परोसने की बात हुई है, लोगों के वादे किए गए हैं, भरोसा। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि चुनाव में जिस ढंग से जनता को लुभाने के लिए वादे किए जाते हैं उसको लागू करने की अकाउंटेबिलिटी कम होती है। ये कहीं ना कहीं कोई लॉ बनना चाहिए, कोई चुनाव सुधार की दृष्टि से कि कोई पार्टियां जो जनता को अपने वादे करके लुभाती है, समर्थन लेती है, बटोरती है, तो सत्ता में आने के बाद शायद वो भूल जाए, जैसे किसानों का कर्जा माफ करना या कई इस तरह की लोक लुभावन बातें की जाती है। तो जब सत्ता में आने के बाद लोग भूल जाते हैं तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन अब ये परिपाटी हो गई हर चुनाव में कि घोषणाएं अपनी जगह, वादे अपनी जगह, उन वादों को निभाने के लिए, उन वादों को लागू करने के लिए कोई कानूनन अकाउंटेबिलिटी की एक परिस्थिति देश में बनानी होगी। अन्यथा इस तरह से जनता को ठगने लुभाने का काम सिर्फ होता रहेगा और जनता ठगी जाती रहती है। जब सत्ता में सरकार आती है और वो वायदे पूरा नहीं होता है तो जनता में निराशा होती है, तभी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जिसको कहते हैं, सत्ता विरोधी लहर, तब फिर दूसरे चुनाव में उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन क्यों नहीं कोई इस तरह का कानून बने, चुनाव सुधार हो कि पार्टियां जो भरोसा दिलाती हैं, जो वादा करती हैं, वो सरजमीन पर सत्ता में लागू करने की कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात सर, कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। हर राजनीतिक दल की घोषणाओं पर वो करेंगे। सर अब इसी में से सवाल निकल के आता है सर कि सब जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी मतलब सत्ताधारी एनडीए हो या फिर महागठबंधन, ये दोनों दल के जो नेता हैं, इनका जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है,
उसमें कहीं भी बिहारी आत्मसम्मान से जिए ऐसी बातें नहीं दिख रही हैं सर। सब मुफ्त में उन्हें अनाज मिले, उन्हें मुफ्त में घर मिले, मुफ्त में इलाज हो उनका, मुफ्त में 10,000 रुपया महिलाओं को मिले, फिर अनर्गल मतलब सगुफेबाजी भी सर, जैसे महागठबंधन के तरफ से कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी दे, इस पर आपने ही कहा यह असंभव है। तो सर इन सब बातों से सर आत्मसम्मान से जिए बिहारी, सर इसके लिए कोई राजनीतिक दल गंभीरता से बात क्यों नहीं करता है? देखिए, ये तो जो बात बहुत आप आदर्श की बात कर रहे हैं और बहुत गंभीर बात की है, ये सब कुछ चिंता की बात है और चिंतन की बात है। किसी प्रदेश में कोई आत्मसम्मान की बात, ये मानव आत्मसम्मान की बात होती है, बिहार गौरव की बात होगी तब होगी जब हम कोई समस्या में न जूझते रहेंगे। आज हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ पिछड़ापन है, हमारे यहाँ कोई विशिष्ट इलाज के लिए लोग बिहार से बाहर जाते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए बिहार से बाहर अपने को भेजते हैं लोग जो साधन संपन्न है। हाल के वर्षों में बात सही है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, लेकिन उसके साथ क्या है, आज कोई राष्ट्रीय स्तर का तो अभी सर पूछिए, कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक का देश में कोई यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बन पाया। तो ये जो आत्मसम्मान की बात की आपने की है कि ये व्यक्ति का आत्मसम्मान ये कैसे रखती थी, जो कमी से जूझता रहेगा, जिसको कहते हैं रोटी कपड़ा मकान की समस्या से जूझता है इंसान में आत्मसम्मान कहाँ से रहेगा? उसे तो मदद चाहिए, उसे कृपा पात्र बना होता है। तो ये आत्मसम्मान की बात तब न होगी जब कहते हैं कि एक नागरिक को उसकी बुनियादी सुविधाएं सुलभ हों, सर्व सुलभ हों और उसके लिए कोई जो साधन सुलभ हो उसको वो अंगीकार करने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। बाजार में कोई सामान सस्ता भी बिकने लगे तो उसकी भी क्रय क्षमता होनी, आत्मसम्मान तब कहेंगे। लेकिन यहाँ तो ये जो बात आपने कही, मैंने चिंता और चिंतन की बात की, ये चुनाव जब आता है तो लोग मतदाताओं को जात के आधार, और मतदाता भी धन है, वो सब जात के आधार पर, जात के चश्मे से आजकल जात के आधार पर पार्टी बनती है, जात के आधार पर मतदाताओं की गोलबंदी होती है और फिर उसी आधार पर समर्थन बटोरे जाते हैं। तो मुद्दे गौण हो जाते हैं, जो बिहार की अस्मिता का सवाल हो, बिहार के गौरव बढ़ाने की बात हो और इंसान के आत्मसम्मान की बात हो, ये मुद्दे कहाँ, ये तो पीछे बहुत पीछे हो जाते हैं। यूँ कहें कि ये मुद्दा कहीं गिनती में भी दिखने लायक भी नहीं होता है। तो ये बात काश ये स्थिति होती जो विकसित प्रदेश है। आज तो कोई स्टेट का सवाल होता है तो दुर्भाग्य है, मैं साउथ में देखता हूँ, साउथ की राजनीति क्या है कि वहाँ राज्य के सवाल पर दल की सीमा टूट जाती है, सब एक आवाज संसद में गूंजती है। बिहार में तो वो स्थिति मुझे कभी नहीं देखने को मिली। यहाँ हम दल के फाक में बटे होते हैं, कोई राज्य हित का भी सवाल होता है, वहाँ पक्ष विपक्ष में शायद कभी किसी एक मुद्दे पर सहमति बनती दिखती है। एक आध इशू मुझे याद आता है, जैसे कि बिहार में ईस्टर्न रेलवे से हट करके बिहार में जोनल हेडक्वार्टर बनाने की बात हो रही थी। उसमें मैंने देखा था कि रामविलास जी जब वो रेल मंत्री थे, उसमें ममता बनर्जी का विरोध हो रहा था, एकेंद्र की राजनीति थी। बाद में फिर धनबाद डिवीजन को इधर करने के लिए क्या कुछ हुआ था, लेकिन उसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने उस मुद्दे पर एक साथ थे। लेकिन इस तरह से पक्ष विपक्ष में कुछ तो कॉमन मुद्दा होना चाहिए। जो आम सब में सियासत शुरू हो जाती है राजनीति, तो जो आम इंसान का जो अपने आत्मसम्मान की बात की, ये सचमुच चिंता की बात है, चिंतन की बात है। लेकिन ये किसी भी दल विशेष में को ये भाव से कभी न सोच है न अप्रोच है, तो कहाँ आत्मसम्मान की बात है। सर लास्ट क्वेश्चन सर, अंतिम प्रश्न जो आपसे पूछ रहा था कि इस चुनाव में सर पलायन, बिहार से पलायन मतलब 50 लाख लोग पलायन करते हैं, आप पहले जो बात की उसमें आपने बताया है। तो सर और इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर बिहार के सत्ताधारी एनडीए भी और विपक्षी दल महागठबंधन के नेता, इन लोगों ने बिहार में रोजगार की बात की है। लेकिन सर 2-3 साल पहले से ही बिहार में घूम घूम कर जनसुराज के तरफ से यही पलायन ही मुख्य मुद्दा केंद्र में रखकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी। तो सर उनको इसका कितना श्रेय जाता है बिहार में इस बार चुनाव में पलायन मुद्दा को केंद्र में आने के लिए?
देखिए, प्रशांत किशोर ने जो बिहार की राजनीति शुरू की वो तो एक रणनीतिकार की पहचान थी। 2 साल उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया और पिछले साल भी उन्होंने पार्टी बनाई जन स्वराज, तो उन्होंने बिहार को बदलने की ठानी है। और ये बात आपने सही कहा कि बिहार से जो पलायन है इसको रोकने की मुद्दे को बहुत ही जोर शोर से उठाया। और उन्होंने ये पहला उनका यही वादा था कि भाई जो रोजी रोटी के लिए 10,000 15,000 की नौकरी के लिए जो बिहार से बाहर जो जाते हैं, ये पलायन रोकना हमारी प्राथमिकता होगी, सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। और हर संबंधित जिलों में, जिस जिले से जाते हैं उस सभी जिलों में हम इस तरह से बैंक के माध्यम से हम उनको स्वरोजगार के लिए, रोजगार के लिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर के हमको ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि लोग को मजदूरों का पलायन बिहार से तो रुकेगा। तो तुरंत नहीं, लोग आदमी अपनी सुविधा से भी जाते हैं, लेकिन ये रुकेगा नहीं। आज तो खेतिहर मजदूर भी जाते हैं बिहार से बाहर, पंजाब हरियाणा में खेती करते हैं वहाँ। तो इसका मतलब है बिहार तो कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ खेतिहर मजदूर को भी मजदूर का पलायन होता है। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर ने ये दुखते रग पर हाथ फेरा है। मैं उसको मुद्दा की बजाय जो बिहार के दर्द को उन्होंने उकेरा है, लोग को समझाया है। यही कारण तो है कि वो लोग को आज भी जाकर यही कहते हैं कि इस बार आप वोट दीजिए अपने बच्चों के लिए, अपना हित को सामने करके। अभी तक लालू प्रसाद को वोट देते हैं, लालू प्रसाद के बेटे को सीएम बनाने के। आप कांग्रेस को समर्थन करते हैं तो कांग्रेस को सोनिया जी के बेटा को प्रधानमंत्री बनाने के, या कांग्रेस को और बीजेपी को बिहार से कोई बहुत दर्द मर्म नहीं है। वो तो मानते हैं कि बिहार की बदहाली और इसके लिए दुर्दशा के लिए ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां दोनों पावर में रही हैं केंद्र में, तो बिहार तब भी पिछड़ा राज्य है, अपनी समस्याओं से जूझता रहा। प्रशांत किशोर का इमेज बना है कि वो बिहार के सुधार के लिए प्रयासरत है, लेकिन इस बार तो वो उनके दोनों निशाने पर है। अब एनडीए का कितना नुकसान करते हैं महागठबंधन का, मतलब अभी मैं मानता हूँ प्रशांत किशोर इस चुनाव में एक उनकी मजबूत उपस्थिति दिखेगी, लेकिन सीट कितनी मिलेगी ये अभी समय के पहले इसका फोरकास्ट करना मुश्किल है। लेकिन दोधारी तलवार हैं वो। बहुत अच्छी चर्चा सर। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के तरफ से जो आज घोषणा पत्र जारी हुआ है उस पर विस्तार से चर्चा हुई और आपने इस पे बढ़िया ढंग से विश्लेषण किया है सर। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही विषयों के साथ। तब तक आप देखते रहें हमारे न्यूज़ लहर पटना को। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूज़ लहर पटना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।